केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली 19 साल की एक लड़की निमिषा प्रिया, पिता की मौत हो चुकी थी और मां दूसरे के घरों में काम करके उसको पाल रही थी। लड़की ने चर्च से मिले पैसों की मदद से नर्सिंग की डिप्लोमा डिग्री ली। भारत में नौकरी खोजी, लेकिन स्कूल पूरा नहीं होने के चलते नौकरी नहीं मिल पाई। एजेंट ने कहा कि यमन चली जाओ, वहां नौकरी मिल जाएगी। यमन सऊदी अरब के नीचे खाड़ी में बसा एक छोटा सा देश, जहां से आने वाली खबरों में आप जंग की कहानियां सुनते हैं। खैर, जब ये कहानी शुरू हुई तब यमन जंग से तबाह नहीं था। वहां लोग अपनी जिंदगियां बनाने जाया करते थे। 19 साल की निमिषा यमन की राजधानी सना पहुंचती है और जल्द ही घर पर फोन कर मां को खुशखबरी देती है। कहती है दुख के दिन बीत गए, उसे सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई है। जल्द ही अच्छे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। 15 साल बाद आज निमिषा और उसकी मां के लिए यमन में मिली वो नौकरी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उस नौकरी से शुरू हुआ सिलसिला आज निमिषा को फांसी के फंदे तक ले गया है। निमिषा के पास अब कुल मिलाकर 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। राष्ट्रपति ने भी माफी की अर्जी ठुकरा दी है। सिर्फ एक रास्ता है, ब्लड मनी। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में आपको बताएंगे यमन में फंसी केरल की नर्स निमिषा प्रिया की कहानी। वो कौन सी परिस्थितियां थी जब उस पर यह इल्जाम लगा कि उसने एक ऐसे शख्स का कत्ल कर दिया है जिसे उनका शौहर बना दिया गया था, और ये ब्लड मनी होता क्या है जो उनकी आखिरी उम्मीद है। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 2008 में निमिषा 19 साल की उम्र में यमन पहुंची थी। उसे राजधानी सना के बाहरी हिस्से में मौजूद एक हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की नौकरी मिली। सैलरी कम थी, लेकिन निमिषा संतुष्ट थी। शुरू के सालों में सब कुछ अच्छा चलता रहा। इस बीच निमिषा की मां ने उसकी शादी फिक्स कर दी। लड़का कतर में ड्राइवरी का काम करता था, नाम टॉमी थॉमस। निमिषा 2011 में केरल आती है और टॉमी से शादी कर लेती है और फिर दोनों वापस यमन लौट जाते हैं। वहां उनकी एक बेटी होती है। निमिषा नर्स का ही अपना काम करती रहती है, जबकि टॉमी ने इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की नौकरी पकड़ ली। दोनों की सैलरी कम ही थी, घर चलाना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से एक बच्चे का खर्च और आ गया था। ऐसे में 2014 के बीच टॉमी अपनी बेटी के साथ वापस केरल लौट आता है, लेकिन निमिषा वहीं रुक जाती है क्योंकि अब वो यमन में अपना पर्सनल क्लिनिक खोलना चाहती थी। यमन में कानून है, अगर वहां कोई बिजनेस शुरू करता है तो बिजनेस में लोकल आदमी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। यही कहानी में एंट्री होती है तलाल अब्दो मेहदी की। मेहदी सना में कपड़ों का बिजनेस करता था। उसकी पत्नी की कुछ दिनों पहले उसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी जहां निमिषा नर्स का काम करती थी। इस बीच दोनों की दोस्ती बढ़ी। निमिषा ने क्लिनिक खोलने के लिए मेहदी से मदद मांगी ताकि मेहदी कागजी कार्रवाई पूरी कर दे। जनवरी 2015 में निमिषा मेहदी को साथ लेकर केरल आई। यहाँ निमिषा और उसके पति ने अपने फैमिली से क्लिनिक खोलने के लिए 50 लाख रुपए का लोन उठाया। ये पैसे लेकर निमिषा वापस यमन लौट गई। 17 अप्रैल 2015 को निमिषा ने सना में 14 बिस्तरों वाला अपना क्लिनिक खोला। नाम रखा अल अमान मेडिकल क्लिनिक। निमिषा के पति थॉमस ने बीबीसी रिपोर्टर गीता पांडे को बताया कि क्लिनिक अच्छा चलने लगा था, कमाई भी अच्छी होने लगी थी। निमिषा ने थॉमस और उसकी बेटी को वापस यमन बुलाने के लिए डॉक्यूमेंट्स फाइल भी कर दिए थे, लेकिन उसी दौरान यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया और भारत सरकार ने यमन जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी बीच निमिषा ने फोन पर लगातार मेहदी की शिकायत करनी शुरू कर दी। निमिषा के पति थॉमस द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक मेहदी क्लिनिक से काफी पैसे ले जाने लगा था। साथ ही और भी पैसे देने के लिए निमिषा को धमकियां दिया करता था। उसने निमिषा के घर से टॉमी के साथ हुई उसकी शादी की तस्वीरें भी चुरा ली थी, जिसमें छेड़छाड़ करके उसने अपनी तस्वीर लगा दी और निमिषा के साथ शादी का फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लिया। एक और डॉक्यूमेंट्स में मेहदी ने फर्जी तरीके से खुद को क्लिनिक में 33% का हिस्सेदार भी बता दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक थॉमस ने बताया है कि मेहदी निमिषा को लगातार परेशान कर रहा था। निमिषा ने वहां पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मेहदी के साथ ही निमिषा को भी गिरफ्तार कर लिया। 16 फरवरी 2016 को कोर्ट के आदेश पर मेहदी ने क्लिनिक और प्रॉपर्टी से जुड़े कागज निमिषा को लौटा दिए। मेहदी और निमिषा जब जेल से छूटे तब पुलिस ने मेहदी को किसी दूसरे धोखाधड़ी के मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद भी निमिषा मेहदी से मिलती रही क्योंकि मेहदी ने डॉक्यूमेंट्स में निमिषा को अपनी पत्नी बता रखा था। इसलिए निमिषा चाहती थी कि मेहदी तलाक के पेपर पर साइन कर दे और उसे छुटकारा मिले। थॉमस ने बताया कि ऐसे ही एक मुलाकात के दौरान मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट चुरा लिया। अब निमिषा दोबारा फंस चुकी थी। यमन में निमिषा पर लगे आरोपों के मुताबिक जुलाई 2017 में निमिषा ने एक प्लान बनाया।
उसने मेहदी को मिलने बुलाया और धोखे से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया ताकि उसे बेहोश करके पासपोर्ट वो वापस ले ले। इसमें निमिषा के नर्स साथी अब्दुल हनान ने भी उसकी मदद की, लेकिन उनका यह दाव उल्टा पड़ गया। बेहोशी का डोज ज्यादा हो गया और मेहदी की वही मौत हो गई। इसके करीब 1 महीने बाद यमन पुलिस ने निमिषा और अब्दुल हनान को सऊदी अरब के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगा कि दोनों ने मेहदी की मौत के बाद उसके शव को छोटे छोटे टुकड़े किए और पानी की टंकी में डालकर फरार हो गए। निमिषा के पति टॉमी थॉमस को एक टीवी न्यूज चैनल से इस घटना की जानकारी मिली। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में थॉमस ने बताया कि खबर सुनकर मैं और निमिषा की मां दोनों हैरान थे। न्यूज की हेडलाइन थी, मलयाली गर्ल निमिषा को पति की हत्या के लिए किया गया गिरफ्तार, शव के टुकड़े किए। थॉमस ने बीबीसी रिपोर्टर गीता पांडे को बताया कि जब उसकी शादी मेरे से हुई है तो मेहदी उसका पति कैसे हो सकता है। थॉमस ने बताया कि गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद निमिषा ने उन्हें फोन किया था, जिसमें वो बुरी तरह से रो रही थी। वो बार बार कह रही थी कि उसने ये सब अपने पति और बच्चे के लिए किया है। यहाँ तक तो हो गई निमिषा के यमन पहुंचने और वहां फंसने की पूरी कहानी। अब इस कहानी के कानूनी दांवपेच भी समझते हैं। निमिषा कैसे आरोपी से दोषी साबित हुई, उसे बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और जो आखिरी रास्ता है ब्लड मनी, उससे कैसे निमिषा की जान बच सकती है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं के.एल. सुभाष, ये प्रवासियों के अधिकारों के लिए केस लड़ते हैं। निमिषा प्रिया का मामला भी के.एल. सुभाष ही देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद निमिषा और उसके साथी के ऊपर केस चलाया गया। कोर्ट की तरफ से निमिषा को एक जूनियर वकील भी अपॉइंट किया गया, लेकिन वो सिर्फ अरबी भाषा समझता था, जबकि निमिषा ये नहीं जानती थी। निमिषा की तरफ से ही सही से वकालत नहीं की गई और उसे निचली अदालत से 3 बार फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि उसके साथी अब्दुल हनान को उम्र कैद की सजा दी गई। निमिषा ने ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील की। ऊपरी अदालत ने मौत की सजा बरकरार रखी, बस 3 फांसी को कम करके 2 फांसी कर दिया। 2020 में निमिषा की मदद के लिए दुनिया भर के लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल। इसका मकसद निमिषा प्रिया को कानूनी मदद देना और उसको फांसी से बचाना है। इस काउंसिल ने यमन के सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। मकसद था निमिषा प्रिया और मेहदी के परिजनों के साथ मिलकर मध्यस्थता कराई जाए और निमिषा को माफी दिलाकर फांसी से बचाया जाए। यही सामने आता है ब्लड मनी। यमन के कानून के मुताबिक अगर दोषी को सजा मिल जाती है, इसके बाद भी अगर मृतक के परिजन दोषी को माफ कर देते हैं, तो मौत की सजा टल जाती है। बस इस माफी के एवज में एक निश्चित अमाउंट मृतक के परिजनों को देना होता है। यह अमाउंट क्या होगा वो तय करती है एक कमेटी। दोषी और पीड़ित फैमिली के बीच सीधी बातचीत नहीं होती है, कमेटी इसमें मध्यस्थता करती है। कमेटी को बिठाने और उस पर लगने वाले सारे खर्च भी दोषी को भरने होते हैं। निमिषा प्रिया के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोन ने कबायली नेताओं के साथ मिलकर एक कमेटी बिठाई, जिसके लिए शुरुआती $20,000 की मांग की गई। वकील के.एल. सुभाष के मुताबिक ये शुरुआती $20,000 सेव निमिषा काउंसिल की ओर से दे दिए गए, लेकिन दूसरी बार जो फिर से $20,000 मांगे गए वो सही वक्त पर नहीं पहुंच पाए और मध्यस्थता की बातचीत अटक गई। इसे लेकर सेव निमिषा काउंसिल की उपाध्यक्ष एडवोकेट दीपा जोसेफ ने बताया कि यमन में वकील को भारतीय मिशन के जरिए $20,000 दे दिए गए थे, लेकिन एक्शन काउंसिल के अंदर कुछ कंफ्यूजन के चलते दूसरे $20,000 अटक गए, जिसे अब फिर से राजधानी सना में मौजूद इंडियन मिशन के जरिए फिर से भेज दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच 30 दिसंबर को यमन के राष्ट्रपति भवन से निमिषा को तगड़ा झटका मिला। निमिषा ने यमन के राष्ट्रपति से माफी की याचिका की थी, जिसे राष्ट्रपति मोहम्मद अल अलीमी ने 30 दिसंबर को खारिज कर दिया है। अब कानून के मुताबिक निमिषा के पास सिर्फ 4 हफ्तों का वक्त बचा है। इस बीच निमिषा के लिए मध्यस्थता कमेटी को फैसला लेना होगा, ब्लड मनी तय करना होगा। इस ब्लड मनी को जुटाकर सेव निमिषा फाउंडेशन को पीड़ित फैमिली तक पहुंचाना होगा, तब कहीं जाकर निमिषा की जान बच पाएगी। वकील के.एल. सुभाष का कहना है कि मृतक के परिजनों से अब तक सीधी बातचीत नहीं हो पाई है। यमन में राजनीतिक संघर्ष के हालात हैं। यमन की आधिकारिक सरकार सऊदी अरब में है और देश में कबायलियों का कब्जा है। भारत सरकार कबायलियों को मान्यता नहीं देता, इसलिए अभी यमन के साथ भारत सरकार के कोई फॉर्मल कूटनीतिक या राजनीतिक संबंध मौजूद नहीं है। हालांकि 31 दिसंबर 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर
हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें निमिषा प्रिया को यमन में मिली सजा की जानकारी है। हम ये समझते हैं कि प्रिया का परिवार सभी मौजूदा विकल्पों की तलाश कर रहा है। भारत सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। साल 2023 से निमिषा की मां प्रेमा कुमारी यमन में है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर यमन जाने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें वीजा दिया गया और 2023 से ही वो यमन में हैं और निमिषा की मदद की कोशिश कर रही हैं। दूसरी ओर निमिषा के पति टॉमी थॉमस केरल में इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाकर पैसे जुटा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है निमिषा सुरक्षित वापस लौट आएगी। खाड़ी के देशों में प्रताड़ित होने वालों की कहानी कोई नई नहीं है। इन देशों में चलन है अपने कामगारों का पासपोर्ट रख लेने का। वो इसे कफाला कहते हैं। वकील के सुभाष के मुताबिक भारतीय महिलाएं जो घरेलू कामकाज के लिए वहां जाती हैं, उनके साथ अक्सर ये होता है। हम ऐसे ही दिलचस्प स्टोरी आपके लिए लाते रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। बेशक आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। धन्यवाद।